मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। परसों आपके मुख्य परीक्षा के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है मानसून। मानसून का नोट्स मैंने प्रदान कर दिया है, उस पर हल्की-फुल्की चर्चा मैं कर देता हूँ, है ना? हालाँकि नोट्स में प्रत्येक चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन उन सेक्शंस को मैं क्लियर करने का प्रयास करूँगा, जहाँ पर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। और इसके आने की काफ़ी संभावनाएँ हैं, ठीक है? इस सेक्शन से मानसून और इस सेक्शन से जो है वेबर, ये दोनों पर थोड़ा-सा अच्छी तरह से कंट्रोल करना है। फिजिकल तो आपने लगभग सारे टॉपिक कर ही लिए हैं और झारखंड के भूगोल भी सारे टॉपिक कर ही लिए हैं। मानसून और वेबर को इधर से करके ज़रूर जाइए, फ़ायदेमंद रहेगा। यहाँ पर देखिए, मानसून को समझने से पहले लो प्रेशर, हाई प्रेशर, हवा के संदर्भ में फेरल नियम, आईटीसीजेड, जेट स्ट्रीम और इनसो को समझ लेना उचित होगा। ठीक है। लो प्रेशर वहां पर होता है जहां पर टेम्परेचर जो है अधिक होता है। क्लियर? जब टेम्परेचर अधिक होगा तो हवा गर्म होकर के, देखिए हवा गर्म होने का नियम क्या है। डायरेक्ट जब सन रे आता है, आपने सोलर रेडिएशन में पढ़ा था, तो उससे हवा गर्म नहीं होता है ना? जब सन नीचे आया, पृथ्वी को गर्म किया, फिर पृथ्वी से हवा गर्म होता है। ठीक है। यही कारण है कि हवा नीचे ज्यादा गर्म होता है और ऊपर जो होता है कम गर्म होता है। अगर सोलर रेडिएशन से गर्म होता तो शायद ऊपर ज्यादा गर्म होता। ठीक है, क्षोभ मंडल का स्पेशली मैं बात कर रहा हूं, ट्रोपोस्फेयर का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जहां पर भी बहुत ज्यादा तापमान रहेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा तापमान रहेगा, वहां पर प्रेशर जो है कम हो जाएगा। और जहां पर तापमान बहुत कम रहेगा, वहां पर हाई प्रेशर की स्थिति रहेगी, क्योंकि ठंडी हवा जो है भारी होती है और नीचे बैठती है। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में अगर चक्रवात का दिशा का बात करें, इसको भी समझ लीजिए अभी ही, तो वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, इस तरीके से घूमता है। ठीक है, घड़ी ऐसे घूमता है ना, सॉरी, घड़ी ऐसे घूमता है, इस तरीके से चक्रवात नॉर्थ हेमिस्फेयर में, साउथ हेमिस्फेयर में ठीक उल्टा हो जाता है। तो चक्रवात का डायरेक्शन क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो जहां पर आपका तापमान अधिक रहेगा एलपी, जहां तापमान कम रहेगा एचपी। हवा, हवा के बारे में थोड़ा सा जानना है आपको। हवा जो है उसका प्रवाह कैसे होता है, तो उसका संबंध भी जो है लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर से है। यानी कि जहां पर बहुत ज्यादा लो प्रेशर रहेगा, उधर हवाएं तीव्र गति से आगे बढ़ती हैं हाई प्रेशर के जोन से। हाई प्रेशर लो प्रेशर में जितना अधिक डिफरेंस रहेगा, उतना ही गति होगा हवाओं का, है ना? तो हवाओं का गति किधर होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। क्लियर? और प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है, हाई प्रेशर माइनस लो प्रेशर, दोनों में डिफरेंस जो होगा उसको कहा जाता है प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट जितना अधिक होगा उतना ही अधिक हवा का वेग होगा। चक्रवात में मैंने इसे पढ़ाया था। तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर में डिफरेंस ही निर्धारक होता है हवा की गति का। हवाएं जो चला करती हैं, हमेशा याद रखिएगा, एचपी से एलपी की ओर। ओके। हवाओं का दिशा क्या होता है, यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझने योग्य है। हवा जिधर अगर पश्चिम की ओर जा रही तो पश्चिमी हवा पछुआ हवा नहीं है, वेस्टर्नली विंड नहीं है। वह अगर पूर्व से आ रहा है तो पूर्वी हवा है। ठीक है, ईस्टर्न विंड है, पूर्वी हवा है। जिधर से हवा आ रहा, हवा का डायरेक्शन वह होता है, जिधर जा रहा हवा का डायरेक्शन वह नहीं होता है। ठीक है। फेरेल का नियम यहां पर यूज होगा मानसून पढ़ने के दौरान में। फेरेल का नियम जो आपका है कि कोई भी हवा जब दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर प्रवेश करती है, किसी भी कारणवश से, किसी भी बल के कारण, तो वह दाईं ओर, आपकी दाईं ओर, जब उस मैप को देख रहे हैं तो आपके दाएं हाथ की ओर मुड़ जाता है। और जब उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर, यानी कि 0 डिग्री को जब क्रॉस करेगा, ये 0 डिग्री है, ये मान लीजिए साउथ ईस्ट विंड है, व्यापारिक पवने पवने हर, ये क्रॉस करता है, तो दाईं ओर,
दायां हाथ ये है, दाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है। तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये कहलाएगा। साउथ वेस्ट है इधर, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इधर से अगर कोई विंड जा रहा तो ये साउथ वेस्ट होगा। ये देखिए साउथ ईस्ट। एस और एन को जो है हवाओं का नाम लिखने में, दिशा का नाम लिखने में पहले प्रयोग करना है, इसका स्पेशल केयर करेंगे, ठीक है। तो फेरेल का नियम क्लियर हो गया है ना, कि अगर काम हमारा इसी से है, दक्षिणी गोलार्ध से, साउथ हेमिस्फेयर से नॉर्थ हेमिस्फेयर तक कोई भी हवा जा रही है तो किधर मुड़ जाती है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है। इतना बस कंसेप्ट याद रखिएगा, इसमें डीप में जाने का जरूरत नहीं है। फेरेल का नियम क्लियर हो गया है। चक्रवात का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ हेमिस्फेयर में होता है, क्लियर हो गया है। अब देखिए आईटीसीजेट जेट स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आईटीसीजेट देखिए 0 डिग्री जो इक्वेटर है इसके आसपास एक्सेस टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इक्वेटर जोन जो होता है, आयन क्षेत्र जो होता है, वहां पर सूर्य की सीधी किरणें जो हैं सालों भर पड़ा करती हैं। 2 बार ऐसा अवसर आता है जब विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, जब पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होता है, ठीक है। मार्च और सितंबर में, 21 मार्च 23 सितंबर को। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है बहुत हाई होता है। तो यहाँ पर होता क्या है, जब टेम्परेचर आपका बहुत हाई होता है सालों भर, तो लो प्रेशर का जोन बना हुआ होता है, ओके। इस जगह कौन सा प्रेशर होगा, 0 डिग्री के आसपास लो प्रेशर। तो एक रेखा के रूप में वो नहीं रहता है, वो पूरे जोन के रूप में रहता है। पहले रेखा के रूप में माना जाता था, लेकिन बाद में अलग अलग शोध के बाद यह क्लियर हुआ कि पूरे जोन के रूप में रहता है, क्लियर। ये जो पूरा जोन ये लगभग आपका 5 से 10 डिग्री तक कवर करता है, साउथ लैटिट्यूड एंड नॉर्थ लैटिट्यूड। ये पूरा जो आपका जोन देख रहे हैं, इसी को पहला चीज समझ लीजिए, इसको आईटीसीजेड कहते हैं। आईटीसीजेड का पोजीशन क्या होता है, तो आईटीसीजेड का पोजीशन वही होता है, सन जैसे जैसे आपको पता है सन के बारे में, वहां बहुत डिटेल में अभी नहीं जा सकता मैं, है ना। लेकिन इतना तो आप जानते हैं कि सूर्य जो है कर्क से लेकर के मकर तक उसकी सीधी किरणें पड़ती रहती हैं सालों भर में, अलग अलग समय में, है ना। गर्मी जब हमारे यहाँ होता है जून वगैरह मई, तो उस समय सूर्य की सीधे किरणें उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। जब यहाँ एक्सेस ठंडा होता है 22 दिसंबर को, उस समय मकर रेखा पर, तो ये उसका लिमिट है जहां पर सीधी किरणें पूरे पृथ्वी पर विषुवत के दोनों ओर 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो ये जो आपका आईटीसीजेड है, यानी कि इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ओके, अंतर उष्ण कटिबंधीय जोन हो गया ये, ठीक है। अभिसरण क्षेत्र, कन्वर्जेंस माने अभिसरण, अभिसरण माने दो हवाओं का मिलना, क्लियर। कन्वर्जेंस माने दो हवाओं का मिलना, ठीक है। अब यहां पर ये समझिए, ये आपका 0 डिग्री के आसपास मान लीजिए कि है सितंबर और मार्च के कंडीशन में, क्लियर, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पर पड़ रही हैं, इसलिए आईटीसीजेड कहाँ रहेगा, जहां सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी, क्लियर। सूर्य जब कर्क रेखा की ओर, नॉर्थ गोलार्ध में जब, उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मी होता है, तो सूर्य की सीधी किरणें जब कैंसर की ओर बढ़ता है, कर्क रेखा की ओर बढ़ता है, तो ये पूरा जो जोन है वो भी कैंसर की ओर बढ़ने लगता है। और जब साउथ की ओर, मकर रेखा की ओर सूर्य का सीधा किरण बढ़ता है, तो ये पूरा जोन जो है साउथ की ओर बढ़ने लगता है, आईटीसीजेड जोन। तो नाम में थोड़ा सा अंतर आ जाता है ना। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जब नॉर्थ में रहता है कर्क रेखा की ओर,
तो उसको क्या बोल दिया जाता है? नॉर्थ ITCZ। और जब साउथ में रहता है तो साउथ ITCZ। ऐसे आप सिर्फ ITCZ भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं। हिंदी मीडियम वाले भी आप हैं, सिंपल ITCZ वर्ड को यूज कर सकते हैं, पूरी तरह से स्टैंडर्ड है, मानक है ना। इनसो हुआ, ITCZ हुआ, आप लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? जहां सूरज की सीधी किरणें पड़ेगी वहां पर ITCZ चला जाएगा। ITCZ जो होता है कोई लाइन नहीं होता है, रैखिक नहीं होता है, ये पूरा का पूरा आपका क्या होता है? जोन होता है ना। ये दो चीज क्लियर। तीसरा जो आपको जानना है आपके मानसून के संदर्भ में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आखिर इसमें रहता क्या क्या है ना। अगर ITCZ को आप एक सिंपल हाउस मान लीजिए, घर मान लीजिए, जो पृथ्वी के चारों ओर बेल्ट की तरह है ना, तो इसमें कौन रहता है? इसमें डिप्रेशंस रहते हैं, इसमें साइक्लोन्स रहते हैं, है ना। डिप्रेशन का अर्थ भी साइक्लोन है, अवसाद मत समझ लीजिएगा, अवदाब यहाँ पर है, ठीक है, जिससे आपका वर्षा होता है। लो प्रेशर को डिप्रेशन ही कहा जाता है ना। ऐसे भी आप जब नर्वस होते हैं, प्रेशर लो हो जाता है, डिप्रेशन में चले गए, उसी से यह वर्ड आया है। लेकिन वहां पर का अलग मीनिंग है, यहाँ पर अवदाब है। अवदाब मीन्स साइक्लोन, उत्पन्न होने की दशाएं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे साइक्लोन होते हैं, ठीक है। ये जहां जाता है वहां भरपूर वर्षा करता है अपने जोन में, ठीक है, भरपूर वर्षा करता है। और जो दो सिद्धांत अभी मैं बताऊंगा उत्पत्ति का, ठीक है, उसमें दूसरा सिद्धांत जो डायनामिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ मानसून, उसमें जो है ITCZ का ही योगदान है, ठीक है। तो ITCZ के बारे में इतना ही आपको जानना है कि यह 0 डिग्री के आसपास, या सॉरी आयन क्षेत्र में आपका ये रहता है। जहां जहां सूरज की सीधी किरणें पड़ती हैं उसके नीचे ITCZ होता है। यह बहुत सारे साइक्लोन्स और डिप्रेशन से भरा हुआ होता है। ये जहां जाता है वहां वर्षा करता है। यहाँ एक्सेस जो है लो प्रेशर होता है, टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। ये आ गया तो वर्षा होगा, ये नहीं आया तो वर्षा नहीं होगा। मानसून में सिंपल एक लाइन में समझ लीजिए। इसका जस्ट ऑपोजिट, इसका विरोधी समझ लीजिए, ITCZ का विरोधी समझ लीजिए, वो है जेट स्ट्रीम। क्लियर? जेट स्ट्रीम आपके सिलेबस में नहीं है, JPSC में या IS में है, लेकिन इतना जान लीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जेट स्ट्रीम नामकरण किया गया था। जो जेट वायुयान है उसकी गति बढ़ जाती थी, कभी घट जाती थी, उसी से अंदाज लगाया गया कि एक बहुत ही हाई स्पीड से पश्चिम से पूर्व की ओर एक हवा चला करती है, ऊपर में, काफी ऊपर, 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, है ना। उतना हाइट में जो है आपका काफी वेग से हवाएं चला करती हैं, उसको क्या कहा जाता है? जेट स्ट्रीम। तो जब हवाओं जेट स्ट्रीम के साथ आते थे जेट विमान, तो बहुत स्पीड बढ़ जाता था, उनके अपोजिट जाते थे तो स्पीड जो था आपका काफी घट जाता था। तो कंफ्यूजन हो गया कि आखिर ऐसा क्या है। तब पता चला कोई हवा ऊपर भी प्रवाहित होता है। इसलिए चूंकि जेट वायुयान से संबंधित जानकारी पहले मिली थी इस हवाओं को, इन हवाओं की जानकारी जेट वायुयान के कारण मिली थी, इसलिए इसका नाम जेट स्ट्रीम रख दिया गया। एक कंसेप्ट जेट स्ट्रीम, बस इतना जान लीजिए, ITCZ नीचे है तो ऊपर जेट स्ट्रीम है। ITCZ नीचे जो है आपका उस स्थिति में उत्पन्न होता है जब आपका सूरज की सीधी किरणें, इट मीन्स एक्सेस हाई टेम्परेचर, इट मीन्स लो प्रेशर। क्लियर? लो प्रेशर जहां होगा, हाई टेम्परेचर जहां होगा, वहां पर क्या होता है? आयन क्षेत्र में, आयनवर्ती क्षेत्र में ITCZ की उत्पत्ति होती है। यही कंडीशन, लो प्रेशर वाला कंडीशन जब ऊपर बन जाता है तो जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है। जहां ऊपर जेट स्ट्रीम होगा वहां पर नीचे ITCZ नहीं हो सकता है, जहां नीचे ITCZ होगा ऊपर जेट स्ट्रीम नहीं हो सकता है। इसलिए ITCZ एंड जेट स्ट्रीम एकदम पूरी तरह से एक दूसरे के
विरोधी हैं, शत्रु हैं, जो समझ लीजिए, है ना? ये दोनों को एकदम दिमाग में इन करा लीजिए, आईटीसीजेड एंड जेट स्ट्रीम, क्योंकि यह मानसून को, भारतीय मानसून को स्पेशली आईटीसीजेड और जेट स्ट्रीम थ्योरी से ही आप समझा सकते हैं, है ना? बाकी जितने भी सिद्धांत हैं सब आधे अधूरे हैं, ठीक है? कोई भी क्लियर नहीं कर पाता है। तब अब हम लोग आते हैं जेट स्ट्रीम को, थोड़ा सा समझ लीजिए। आईटीसीजेड का अपोजिट है, बस इतना जानिए। यहां पर देखिए, बताया गया था आपको कि अगर एलपी यहां है, एचपी यहां है, हवा किधर से प्रवाहित होगा? इधर से। कोई कंफ्यूजन? एक कंसेप्ट और याद रखिएगा ज्योग्राफी में, अगर जमीन पर हाई प्रेशर है, जमीन पर हाई प्रेशर है, तो ऊंचाई में 5-6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, है ना, 10 किलोमीटर एवरेजली रखे, ऊंचाई में जो है आपका लो प्रेशर होगा। और जमीन पे अगर लो प्रेशर है तो ऊंचाई में आपका हाई प्रेशर होगा। क्लियर? ये मान लीजिए सरफेस पर है, ठीक है, और ये जो सेक्शन है मान लीजिए ऊंचाई पर है। तापमान के कारण कभी भी नीचे लो प्रेशर होता है, ये ध्यान दीजिएगा मेरे लाइन को। तापमान के कारण कभी भी नीचे हाई प्रेशर होता है या लो प्रेशर होता है, उसके ऊपर, जस्ट ऊपर 8-10 किलोमीटर ऊपर उसके ऑपोजिट प्रेशर होते हैं। तो अगर यहाँ हाई प्रेशर है तो ऊपर क्या हुआ? लो प्रेशर। यहाँ लो प्रेशर है तो ऊपर क्या हुआ? हाई प्रेशर। लेकिन जो रूल है ना, कि हवाएं जो हैं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चला करती हैं, कभी भी चेंज नहीं होता है ना। कुछ है कंडीशंस, एक्सेप्शंस हैं, है ना। उस वो चूंकि आपके सिलेबस जेपीएससी में नहीं, सिलेबस पर अभी मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन जब ये कंडीशन बन जाता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इधर हवाएं चल रही हैं, यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रही हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर कहीं भी लो प्रेशर होता है तो हवाएं ऊपर उठा करती हैं, जैसे 0 डिग्री में, ठीक है। या फिर वाटर को ही गर्म कीजिए तो उसमें क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर लो होता है, वाष्प के रूप में बदल के ऊपर उठता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्टिकल पोजीशन में जो है, डायरेक्ट रूल जो आपका एचपी टू एलपी वो फॉलो नहीं करता है। यहाँ पर जो है हवाएं जो है आपका गर्म हो करके ऊपर की ओर उठा करती हैं, और फिर ऊपर जब आपका पैरेलल सेक्शन में आ गए तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, यहाँ पर हवाएं क्या होती हैं? ठंडी हो जाती हैं, ठीक है। ठंडी होकर के फिर नीचे बैठने लगती है। इससे एक आपका साइकिल बनता है, ठीक है। तो हमेशा बस सभी मानसून के लिए जो आपका काम है कि नीचे हाई प्रेशर होगा तो ऊपर लो प्रेशर, नीचे लो प्रेशर होगा तो ऊपर हाई प्रेशर, और नीचे में हवाओं की जो दिशा होती है उसका जस्ट ऑपोजिट हवा का दिशा जो है होता है ऊपर होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जेट स्ट्रीम पर। जेट स्ट्रीम की जो उत्पत्ति होती है, ये 0 डिग्री है, ध्यान रखिएगा, कर्क और मकर रेखा से पीछे तक ही रहता है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति जनरली सबसे हाई प्रेशर आपके विचार से कहां पर होता है पूरे अर्थ में? तो दोनों ध्रुव में। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत ही ठंड होता है, टेम्परेचर 0 से भी नीचे होता है। तो अगर जेट स्ट्रीम तो ऊंचाई वाला हवा है, उच्चतलीय हवा है, तो ऊपर में सबसे लो प्रेशर कहां पर होगा? अगर जमीन पर, सतह पर सबसे हाई प्रेशर जमीन में होगा, तो ऊपर में सबसे लो प्रेशर कहां पर होगा? निश्चित रूप से आपका ध्रुवों पर होगा। तो वहां पर
ऊपर में हवाओं का एक समूह, विशाल समूह, ठीक है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर, सॉरी पश्चिम से पूर्व की ओर बहुत ही तीव्र गति से और लहरदार रूप में चला करती हैं, ठीक है। इनका उत्पत्ति यहाँ पर मैं दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन ये चारों ओर होता है ना, पृथ्वी के चारों ओर, और इसका फैलाव जो होता है उधर तो नहीं जाएगा अंतरिक्ष में, है ना, इसके चारों ओर। क्लियर? तो इसका सीमा जनरली होता है कर्क रेखा, और यहाँ पर जो आपका उत्पत्ति होता है चारों ओर, ये बढ़ते जाता है, इसके पीछे से फिर आएगा, लहरदार होता है, काफी तीव्र गति से जो है पश्चिम से पूर्व की ओर ये हवाएं चला करती हैं, ठीक है। अब ITCZ का आप क्षेत्र देख रहे हैं, आयन क्षेत्र है, क्लियर। और इसका जो क्षेत्र देख रहे हैं जेट स्ट्रीम का, आयन से पीछे, आयन से नॉर्थ और मकर रेखा से साउथ, ठीक है। दोनों का अलग अलग क्षेत्र है। ऊपर जहां लो प्रेशर मिल रहा जेट स्ट्रीम, ठीक है, नीचे जहां लो प्रेशर मिल रहा ITCZ। ITCZ जो होता है आयन क्षेत्र में होता है, और ये आयन क्षेत्र छोड़ के होता है, ठीक है। लेकिन ITCZ जो होता है कभी कभी आयन क्षेत्र से थोड़ा सा आगे मूव करता है, ठीक है, खास करके भारत के मामले में, ठीक है। लेकिन जेट स्ट्रीम अगर उपस्थित है तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये दोनों जेट स्ट्रीम में भी कुछ रिलेशन है, साउथ वाले जेट स्ट्रीम, नॉर्थ वाले जेट स्ट्रीम, दोनों हमेशा जो है आयन क्षेत्र के पास नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। मान लीजिए कि सन का डायरेक्ट रेज जो है आपका कर्क रेखा पर है जून महीना में, तो उस स्थिति में थोड़ा सा पीछे चला जाता है और ये एकदम आपका मकर रेखा तक पहुंच जाता है, साउथ वाला, क्योंकि यहाँ ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर में लो प्रेशर इसको मिलता है, और फिर जैसे ही दिसंबर में ये सूर्य का सीधी किरणें यहाँ पर आता है मकर रेखा में, है ना, ये हल्का सा पीछे जाता है, और ये लगभग जो है आपका ठंडा शीत ऋतु में भारत में लगभग भारत के ऊपर प्रवाहित हिमालय के साउथ तक आ जाता है, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम भी एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, ग्रीष्म काल में भारत में ITCZ, क्लियर, ITCZ जो आपका होता है 0 से के आसपास होता है, उसके नीचे होता है, वह आना चाहता है, ठीक है, नॉर्थ की ओर, क्लियर। लेकिन वह तब तक नहीं आएगा जब तक जेट स्ट्रीम ऊपर रहेगा, ठीक है। जेट स्ट्रीम पीछे कैसे जाएगा, तब जाएगा जब ये थोड़ा आगे आएगा। जब ये आगे बढ़ता है तो ITCZ को मजबूरी हो जाता है आगे जाना। तो ये सब पूरी तरह से नेचुरल है, क्योंकि ये आगे बढ़ेगा तो ये अपने आप पीछे हो जाएगा, नॉर्थ जेट स्ट्रीम। तो ITCZ के लिए रास्ता मिलता है और वह भारत तक पहुंच जाता है। बाकी जो मानसून का सिद्धांत है वहां पर समझाएंगे, लेकिन यहां पर जो आप समझे, नॉर्थ जेट स्ट्रीम है ना, साउथ जेट स्ट्रीम, दोनों एक साथ जो है कर्क और मकर के आसपास नहीं पहुंच पाता है। एक पहुंचता है तो दूसरा पीछे जाता है, एक यहां पहुंचा तो ये थोड़ा पीछे जाएगा। ये जो है ITCZ का जोन है, ठीक है, जैसे ही ये एकदम मकर रेखा तक आएगा ITCZ इधर पहुंच जाएगा, और ये जब पहुंचेगा इधर शीत ऋतु में तो ITCZ इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। ये दोनों में इसी तरह का नुका छिपी चलते रहता है। अब हम लोग आते हैं मानसून पर। अब आशा है आप लोग अच्छी तरह से समझ जाइएगा, अब ज्यादा लंबा का जरूरत नहीं है, क्योंकि यही सब चीज मेन समझना था। एक दो और कंसेप्ट है उसको समझा दिया जाएगा अभी। मानसून से रिलेटेड थ्योरी, नोट्स पर ध्यान से देखिए। थर्मल डायनामिक, भारत के संदर्भ में जो थ्योरी है, जेट स्ट्रीम ITCZ, है ना, इनसो को भी शामिल कर सकते हैं, हालांकि ये मेन है, ठीक है। अल नीनो साउथ ऑस्ट्रेलेशन, इसको भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेन ऊपर वाला दोनों है।
अब यहाँ पर देखिए थर्मल थ्योरी बहुत ही सिंपल है, हैली के द्वारा दिया गया था। इसमें यही कहना था, बहुत ही सामान्य बना दिया गया था, जितना सामान्य वास्तव में था नहीं, कि ग्रीष्म काल में हेली का कहना था कि जो स्थल और जल हैं, ठीक है, उनकी प्रकृति तापमान के प्रति अलग अलग होते हैं। यानी कि जल भाग को अगर देखा जाए तो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा हो जाता है, अगर एक बार गर्म हो गया तो। स्थल भाग का क्या है, जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो अगर ग्रीष्म ऋतु में देखा जाए तो निश्चित रूप से ये आपका बहुत ही गर्म होता है पूरा ग्रीष्म ऋतु में, और ये जो होता है इसके अपेक्षा ठंडा होता है, क्योंकि बहुत तेजी से गर्म होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में रेगुलर जो है तापमान मिलता रहता है, तो ये गर्म हो गया, तो यहाँ पर आपका हाई प्रेशर का लो प्रेशर बन जाते हैं और यहाँ पर हाई प्रेशर। क्लियर? तब उनका हेली का कहना था कि इसके कारण हवाएं जो हैं समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं। सीजनल विंड है, ठीक है, जिसे मौसम नाम का अरबी शब्द से लिया गया था, मॉनसून नाम का मलयालम शब्द से लिया गया है, ठीक है, सब अलग अलग कंसेप्ट हैं। तो ये बहुत ही सिंपल था कि ग्रीष्म ऋतु में ठंडा पड़ा और यहाँ हाई प्रेशर हुआ, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, स्थल की ओर विंड चलने लगा, ठीक है। सबसे ज्यादा लो प्रेशर इधर होता है, ठीक है। तो ये सब बताया गया। और इधर बैकाल झील एक है, मुल्तान पाकिस्तान का, पेशावर, तो इस सब क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा एलपी होता है, तो इसी से प्रभावित होकर के हवाएं जो हैं प्रवाहित होती हैं स्थल, जल से स्थल की ओर। चूंकि जल से हवाओं का उधर जो है प्रवाह होता है, तो उसमें आर्द्रता भी होता है, ह्यूमिडिटी भी होता है, और वर्षा हो जाता है पहाड़ों से टकराने के बाद। क्लियर? हेली के द्वारा यह भी बताया गया कि शीत ऋतु में स्थितियां जो हैं उल्टी हो जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आपने देखा था इस तरीके से, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून इसको कहा जाता है, जो जल से स्थल की ओर था और आर्द्रता युक्त होने के कारण बारिश करता था। लेकिन ग्रीष्म शीत ऋतु में, है ना, नॉर्थ ईस्ट दिशा में जस्ट उसका ऑपोजिट दिशा में प्रवाहित होने लगता है, ठीक है। भारत की भौगोलिक स्थिति इसी जगह ऐसी है कि तमिलनाडु और केरल के कुछ क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा हो जाया करते हैं शीतकाल में, नॉर्थ वेस्ट मानसून, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा समुद्र से हवा गुजरती है, इसके कारण यहाँ से ह्यूमिडिटी मिल जाता है, तो यहाँ पर वर्षा हो जाता है। पूरे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का तमिलनाडु सेक्शन जो है बहुत ही आपका विशिष्ट क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होता है और ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ से समानांतर निकल जाते हैं, है ना, मानसूनी हवाएं, आर्द्र हवाएं, इसके कारण यहाँ से टकरा नहीं पाती। तो तमिलनाडु और केरल के कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा वर्षा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब पूरे विश्व में ऐसा कहीं भी उदाहरण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं मिलता है। तो शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु के लिए अलग अलग हो गया, है ना। यही था आपका हेली का सिद्धांत। लेकिन फ्लॉन का कहना था कि एक पूरी तरह से गलत है, क्योंकि मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति इस तरीके से नहीं होती है, और तापीय जो थर्मल क्षेत्र है, एक्सेस लो टेम्परेचर हो जाना ग्रीष्म काल में, है ना, जिससे कि सॉरी हाई टेम्परेचर हो जाना ग्रीष्म काल में, जिससे कि लो प्रेशर हो जाता है स्थल भाग में, और हवाएं जो है साउथ वेस्ट मानसून के रूप में आने लगती हैं, ठीक है। तो उनका कहना था कि अगर ये तापीय होता, क्लियर, मानसून अगर तापीय होता तो उसके ठीक ऊपर में अगर हवाएं ऐसे प्रवाहित हो रही हैं, तो उसके ठीक ऊपर में एक और हवा ऑपोजिट सेक्शन में, जो थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया, ऑपोजिट सेक्शन में एक हवा का प्रवाह जरूर होता, लेकिन ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिलता है, ठीक है। इसलिए यह तापीय नहीं है। ओके, इनका मानना था फ्लॉन का
है ना। इनका मानना था कि पूरी तरह से साइक्लोनिक है और इन्होंने आईटीसीजेड से इसको संबंधित किया कि आईटीसीजेड के अंदर जो डिप्रेशन एंड साइक्लोन्स होते हैं उसी से मानसून में वर्षा होती है। दूसरा जो इन्होंने तर्क दिया फ्लोन के द्वारा कि अगर तापीय होता वर्षा, जो लो प्रेशर है यहाँ पर ग्रीष्म काल में जो लो प्रेशर है, अगर अत्यधिक तापमान के कारण सिर्फ होता या उसका मेन योगदान रहता, ठीक है, तो पूरे क्षेत्र में एलपी तो हमेशा रहता है क्योंकि रेगुलर जो है लंबे समय तक सन रेज डायरेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो बीच बीच में मानसून की शुष्कता क्यों आती है, ब्रेकआउट ऑफ मानसून क्यों आता है, वर्षा क्यों नहीं होता है बीच बीच में, लगातार क्यों नहीं वर्षा होता है, ठीक है। इस चीज को भी उन्होंने क्लियर किया। इसलिए मानसून जो है आपका थर्मल कारण से उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। उसका जो कारण है आईटीसीजेड है। क्लियर। फ्लोन ने क्या बताया अब उसको समझिए। फ्लोन का कहना था ये 8 डिग्री के आसपास है, ये 0 डिग्री है, ये आपका भारत है, ठीक है। फ्लोन का कहना था कि जो आईटीसीजेड है, ठीक है, ये मई के कंडीशन में क्या होता है, मई जून में नॉर्थ की ओर निकलने लगता है, ठीक है। और उनका कहना था आईटीसीजेड के अंदर पछुआ हवाएं बहा करती हैं। क्लियर। पछुआ हवाएं बहा करती हैं, बहुत सारे डिप्रेशंस होते हैं, साइक्लोन्स होते हैं, यही आकर के जब नॉर्थ इंडिया तक इसका प्रवेश होता है, ये हवाएं जो हैं जो इसके अंदर बहा करती हैं, हवाएं चक्रवात, यही मानसून का रूप ले लेती हैं। और ये आईटीसीजेड जो है नॉर्थ इंडिया की ओर भी पहुंचता है, हिमालय तक ये जा सकता है लगभग, है ना। हिमालय अगर आईटीसीजेड सॉरी ऊपर का जेट स्ट्रीम जो है पीछे चला जाता है तो हिमालय तक भी यह प्रवेश कर जाता है। उस पर थोड़ी देर में बात करते हैं। अब इस थ्योरी को समझिए फ्लोन का। तो ये जहां जहां जाएगा वहां वहां पर ये वर्षा करेगा, ठीक है। यहां तक कि इन्होंने यह भी समझाया कि क्यों मानसून के दौरान आउटब्रेक्स होते हैं, ठीक है। इट मीन्स शुष्कता क्यों होता है, वर्षा क्यों नहीं होता है, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो वर्षा होता है पूरी तरह से मानसूनी वर्षा जो है चक्रवातीय है। क्लियर। और ये चक्रवात डिप्रेशंस कहाँ से क्रिएट होते हैं, इसी आईटीसीजेड से, है ना, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन से, ठीक है। एक चीज समझ लीजिए, इसको कन्वर्जेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि व्यापारिक हवाएं जो हैं यहीं पे टकराती हैं आईटीसीजेड के दोनों ओर, ट्रेड विंड्स, ठीक है। इस सारे विंड्स को समझाने का भी समय नहीं है, ठीक है, लेकिन जहां भी दो हवाएं टकराएंगी वे कन्वर्जेंस कहे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको आईटीसीजेड कहा जाता है, सी वर्ड का ही अर्थ है, ठीक है। तो आप समझ गए फ्लोन का क्या कहना था। और उन्होंने तर्क भी दिया कि तापीय जो है किस तरह से नहीं है, उससे भी मैंने समझा दिया, नोट्स में है, उसको स्टडी कीजिए। कोई कंफ्यूजन होता है फिर पूछ लेंगे आप लोग। अब जो है आईटीसीजेड जेट स्ट्रीम, ये आपका इंडिया है, यहां पर आपका तिब्बत पठार है, यहाँ हिमालय है, ठीक है। शीत ऋतु का कंडीशन में क्या होता है, जो जेट स्ट्रीम है हिमालय को क्रॉस कर जाता है ना। तिब्बत तो आपका 4000 मीटर ऊंचा है, लगभग 4 किलोमीटर ऊंचा है, काफी हाइयर है, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम के हवाओं का क्रम जो है कुछ टूट करके यहाँ पर लो प्रेशर बनाता है ना। चक्रवातीय दशाएं जिसको साइक्लोनिक दशाएं कहा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और इस जगह जो है
हाई प्रेशर बनाता है। देखिए शीत ऋतु का कंडीशन बता रहे हैं और हाइयर लेवल का कंडीशन बता रहे हैं, है ना। ये आपका शीत ऋतु में पोजीशन रहता है और जेट स्ट्रीम जो है हिमालय के कारण दो शाखाओं में बट जाता है। साउथ शाखा भी इसका बन जाता है और भारत के ऊपर रहता है जेट स्ट्रीम शीत ऋतु में। लेकिन जो आईटीसीजेड वेट कर रहा है, ग्रीष्म ऋतु जैसे ही पहुंचता है, जो साउथ में आईटीसीजेड है, इसको अब नॉर्थ की ओर खिसकना है सूर्य के सीधी किरणों के साथ साथ। लेकिन वह तब तक नहीं जा सकता जब तक कि जो साउथ वाला पार्ट है जेट स्ट्रीम का, जो भारत के ऊपर है, वो अगर रहेगा तो ये कभी नहीं जा सकता है, उसको हटना होगा वहां से। ठीक है, अगर मई में नहीं हटता है तो मई में ये नहीं पहुंचेगा आईटीसीजेड, है ना। जून में भी नहीं हटेगा तो भी ये नहीं पहुंचेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। कभी कभी 4-5 जून तक ये जेट स्ट्रीम जो है आपका हिमालय के साउथ में रह जाता है, समझ गए ना। अब होता क्या है कि सूर्य तो यहाँ पहुंच रहा है ना, सूर्य पहुंचेगा तो जमीन में क्या होगा, लो प्रेशर होगा, ऊपर जो होगा हाई प्रेशर होगा, तो ऐसे भी नहीं टिकने वाला है। और इधर का जो जेट स्ट्रीम है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए शुरू में समझा दिए, इधर का जेट स्ट्रीम भी अब बढ़ने लगता है ना, मकर रेखा की ओर। ये सब नेचुरल प्रोसेस है। अब इधर जेट स्ट्रीम बढ़ता है और इधर जो है सूर्य पहुंच रहा, ठीक है। तब क्या होता है, यहाँ तो लो प्रेशर बन रहा है आपका अप्रैल माह से ही, क्योंकि बहुत ज्यादा आपका सूरज का प्रचंड ताप जो है यहाँ पर पड़ना मार्च के बाद, 22-23 मार्च के बाद से पड़ना शुरू हो जाता है। तो जमीन में तो लो प्रेशर बन रहा, लेकिन फिर भी ये नहीं जा पा रहा। इसका अर्थ है सिंपल सा कि यहाँ पर जितना भी लो प्रेशर जमीन में बन जाए, ठीक है, आईटीसीजेड को जो है टान नहीं सकता है अपनी ओर। क्लियर, इस पॉइंट को एकदम नोट कर लीजिए। आईटीसीजेड लो प्रेशर के कारण जो है आपका इधर आकर्षित नहीं होता है, एकदम दिमाग में इस पॉइंट को बैठा लीजिए। क्लियर, पहला आईटीसीजेड इस लो प्रेशर के कारण जो है आपका पुल नहीं खिंचा नहीं पाता है, वास्तव में इसको ठेला जाता है ना। क्या होता है, ये जैसे ही इधर वाला जेट स्ट्रीम आता है, ठीक है, तो इसको पुश कर देता है, आईटीसीजेड जोन को इस साइड पुश कर देता है। और ये जैसे ही आया, मैंने ये दोनों में आपको रिलेशन समझाया है, ऊपर वाले जेट स्ट्रीम और नीचे वाले जेट स्ट्रीम में, ये जैसे ही कर मकर रेखा के आसपास आता है, इसका जो दक्षिणी शाखा है, क्लियर, इसका जो दक्षिणी शाखा है उत्तरी जेट स्ट्रीम का, वो हिमालय के वो गायब हो जाता है और जेट स्ट्रीम हिमालय के पीछे चला जाता है। और ये फटाफट जो है आपका वहां पर चला गया। चला क्या गया, इस एक तरह से इधर वाले जेट स्ट्रीम से ये ठेल दिया जाता है। तो दो चीज ध्यान रखिएगा, जो लो प्रेशर जमीन पर बना है उसको इसको पुल करने में कोई योगदान नहीं है, जबकि दक्षिण का जो जेट स्ट्रीम है उसका योगदान है इसको पुश करने में। क्लियर, अब क्या होता है देखिए, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ एलपी है तिब्बत के पठार के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, हिमालय ये तिब्बत के पठार के ऊपर अब एचपी बन जाता है, और यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर एलपी बन जाता है, क्योंकि अब जेट स्ट्रीम का जो शाखा था साउथ वाला शाखा, ये वेनिश कर चुका है, गायब हो चुका है। अब केवल उत्तरी वाला शाखा जो है ना, इसका डायरेक्शन ऐसे होता है 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, काफी स्पीड से चला करता है। इसकी स्पीड जो है शीत ऋतु में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पर कंडीशन देखिए, ऊपर में एलपी है, जमीन में क्या है, एलपी है, प्रचंड ताप जो है सूर्य का पड़ रहा है, तो लो प्रेशर नॉर्मली है, ठीक है। अब आईटीसीजेड भी जो है अब आ चुका है अपने साइक्लोन के साथ, अपने डिप्रेशंस के साथ भरपूर वर्षा करने के लिए। जून में आपका प्रवेश हो जाता है, 4-5 जून को केरल में प्रवेश हो जाए, 1 जून को ही प्रवेश हो जाता है केरल में। आईटीसीजेड का प्रवेश भारत में होता जाता है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जाता है, ठीक है। इस दौरान कई स्थानों पर
देखे गए हैं मानसून विस्फोट, बर्स्ट ऑफ मानसून, है ना? क्यों होता है वो, उसको भी समझ लीजिए। ये कंडीशन बहुत कम अवसरों पर मिलता है। जो ज्योग्राफी का जो थ्योरी अभी मैंने बताया कि नीचे लो लो प्रेशर तो ऊपर लो प्रेशर नहीं होता है, हाई प्रेशर होता है। लेकिन जेट स्ट्रीम के कारण, जो जेट स्ट्रीम ऐसे चलता है ना, इसके कारण इतना स्पीड होता है तो कुछ पवन का समूह जो है टूट जाता है, और जो दिशा में है वही दिशा में मूव करने लगता है। ठीक है, देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये क्लॉकवाइज, तो यहाँ एचपी हो गया, यहाँ पर एलपी हो गया, है ना? इतना स्पीड है कि यहाँ से जो टूटता है तो इसका भी वही डायरेक्शन हो गया, यहाँ से जो टूटा है उसका डायरेक्शन हो गया। तो जमीन में भी एलपी है यहाँ पर, और जेट स्ट्रीम के कारण ऊपर भी एलपी है। क्लियर? दोनों जगह जो है आपका लो प्रेशर है। तब जैसे ही यहां से आता है तो उसके साथ गर्म और आर्द्र हवाएं होती हैं। ठीक है, तो नीचे का जो लो प्रेशर है वो तो अपनी जगह है, ऊपर के लो प्रेशर के कारण नीचे से आर्द्र हवाएं अचानक जो है ऊपर पुल किए जाते हैं, खींचे जाते हैं, एक तरह से बहुत ही स्पीड के साथ आर्द्रता से भरी हुई हवाएं। जहां भी ऐसा कंडीशन बनता है, नीचे भी लो प्रेशर और ऊपर भी लो प्रेशर, वहां पर मानसून का विस्फोट होता है। ठीक है, बादल फटना भी बोलते हैं, ठीक है, लोकल भाषा में। क्लियर? एक साथ बहुत ज्यादा वर्षा हो जाना। चलिए, दोनों सिद्धांत को समझ लिए, जेट स्ट्रीम को भी समझ लिए कि किस तरीके से आईटीसीजेड और जेट स्ट्रीम के बीच संबंध से आप जो है मानसून को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग शाखाओं को समझते हैं, ब्रांचेस ऑफ इंडियन मानसून। एक है आपका अरबियन सी ब्रांच, दूसरा है बीओबी ब्रांच। ये पावरफुल होता है भारत के संदर्भ में, वैश्विक संदर्भ में भी, क्योंकि अरबियन सी जो है बहुत ही विशाल है बीओबी के अपेक्षा। क्लियर? दूसरा, भारत के संदर्भ में इसलिए भी अरबियन सी पावरफुल है क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा बहुत हिस्सा ले पाता है अरबियन सी के मानसून का। मैक्सिमम इससे जो वर्षा होता है अरबियन सी का साउथ वेस्ट मानसून से, वो कहाँ होता है? इंडिया में होता है। बे ऑफ बंगाल का जो आपका वर्षा होता है कुछ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और उत्तरी भारतीय राज्यों में होते हैं, लेकिन दो पार्ट में बट जाता है उसका मानसून, है ना? क्योंकि मानसून जब आपका इधर से निकलता है ना, तो इधर मेघालय सेक्शन में आने के साथ साथ बर्मा हुआ, मलेशिया हुआ, कंबोडिया हुआ, थाईलैंड हुआ, इस सब क्षेत्र में भी वर्षा कराने का जिम्मेदारी इसी ब्रांच का है। ठीक है, तो इसलिए ये जो आपका है ज्यादा पावरफुल है भारत के संदर्भ में। इसको समझने की चीज है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फ्लोन ने तो बता दिया, चलिए आईटीसीजेड का कंसेप्ट आप समझ गए, हम लोग अब सिंपल करते हैं। यहां पर जो आपका है वेस्टर्न घाट, डब्ल्यूजी, पहले हम लोग जो है अरबियन सी को ब्रांच को समझते हैं। यहाँ ये टकराया, इधर जो निकल गया, दो पार्ट में जो बंटता है, ये भी भौगोलिक स्थलाकृति जो इंडिया का है उसके कारण ही दो पार्ट में विभाजित यह होता है। जब यहाँ पर ये टकराता है वेस्टर्न घाट से, क्लियर, तो वेस्टर्न घाट की ऊंचाई काफी अधिक है ना, तो वहां पर काफी वर्षा होता है। समझ गए ना? किधर वर्षा होता है? वेस्टर्न घाट का, पश्चिमी घाट का पश्चिम की ओर, लेकिन इधर जो है रेन शैडो एरिया है ना? वेस्टर्न घाट का पूर्व की ओर जो है रेन शैडो एरिया है। क्यों? क्योंकि आर्द्र हवाएं इधर बहुत ज्यादा क्रॉस नहीं कर पाती हैं, क्योंकि इसके अवरोध के कारण हवाओं का डायरेक्शन जो है अब नॉर्थ की ओर हो जाता है। क्लियर? तो
यहाँ पर आपका एक्सेस वर्षा होता है। अब देखिए तटीय क्षेत्र में मंगलोर है, यहाँ 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर भी वर्षा होता है। थोड़ा अंदर में बंगलोर हो गया तो 50 सेंटीमीटर ही उसको वर्षा मिलता है। तो इतना भारी अंतर जो है आप देखते हैं, ठीक है? तो इस सब का थोड़ा विवरण कर दीजिएगा। 2 से 250 सेंटीमीटर पश्चिमी घाट से जैसे जैसे नॉर्थ की ओर बढ़ते हैं वर्षा की मात्रा जो है घटती जाती है। वर्षा की मात्रा क्या होती है? घटती जाती है। नॉर्थ की ओर हम लोग बढ़ते गए। यहाँ पर क्या होता है? नर्मदा और तापी नदी का प्रवाह है, उसकी घाटियों में मानस अरब सी का एक ब्रांच प्रवेश कर जाता है और झारखंड तक पहुंच जाता है। आपका झारखंड तक आ जाता है। एक ब्रांच जो है पंजाब हरियाणा दिल्ली कश्मीर तक पहुंच जाता है। लेकिन झारखंड का अगर बोलिएगा तो वर्षा तो दोनों से होता है, अरेबियन सी ब्रांच से भी और बीओबी से, लेकिन ज्यादा प्रभावी झारखंड में है बीओबी ब्रांच। और जहां तक पंजाब हरियाणा दिल्ली का बात है तो वहां पर ज्यादा प्रभावी अरेबियन सी वाला भी है, बीओबी भी है, दोनों वहां पर जाकर के मिलता है, ठीक है? और यहाँ पर जब ये पहुंचता है तो लगभग आर्द्रता खो चुका रहता है। एक तो लेट से पहुंचता है, दूसरा कम वर्षा भी होता है। एक कंसेप्ट यहाँ पर और है ना? इस जगह राजस्थान में है आपका आरावली पर्वत। आरावली पर्वत जो है हल्का सा मुड़ा हुआ है साउथ में। इसी पर है प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू। जब हवाएं इधर से जाती हैं अरेबियन सी वाली, एक तो झारखंड की ओर निकल गया, तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके समानांतर निकल जाने के कारण यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाता। टकराएगा तब ना वर्षा होगा। हालांकि इसका यह भी कंसेप्ट दिया गया है कि आरावली के ऊपर नीचे में चूंकि ये है आपका मरुस्थल है, बालू जो है तपे हुए होते हैं एक्सेस, क्लियर, और लो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और ऊपर इसके कारण बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा नीचे लो प्रेशर होगा ऊपर उतना ज्यादा हाई प्रेशर होगा। ऊपर एक्सेस हाई प्रेशर, ठीक है, जिसके कारण मानसूनी हवाएं जो है ऊपर भी नहीं उठ पाती हैं। अन्यथा चक्रवाती स्वरूप होने के कारण ऊपर उठ के भी वर्षा हो सकता है। लेकिन जो सामान्य कारण, अगर सिंपल आपका व्याख्या चाहिए तो अरावली से नहीं टकराने के कारण आगे निकल गया, यहाँ वर्षा नहीं हुआ। लेकिन एक जगह है जहां 180 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है, 150 से 180, है ना? वह है माउंट आबू। क्यों? क्योंकि यहाँ मुड़ा हुआ है तो यहाँ पर हवाएं टकराती हैं। अरावली हल्का सा मुड़ा हुआ है तो वहां पर हवाएं टकराती हैं तो वहां पर वर्षा हो जाता है, इसलिए वो हिल स्टेशन है, हरा भरा क्षेत्र है। क्लियर हो गया? इसको जरूर क्लियर कर दीजिएगा आवश्यकता अनुसार। ये हुआ आपका अरेबियन सी शाखा। बंगाल शाखा का कहानी सुनिए अब। यहां से एक तो अरेबियन सी में चला गया, दूसरा म्यांमार हो गया, और भारत का जो गारो खासी जैंतिया, ठीक है, इस इन पहाड़ियों से डायरेक्ट जाकर के आर्द्र हवाएं टकराती हैं, ठीक है, बांग्लादेश को क्रॉस करते हुए। बांग्लादेश तो जनरली मैदानी इलाका है, तो मेन टकराता है सीधे जाके, सोचिए कि टकरा जाता है मेघालय का उन पहाड़ियों से। क्योंकि बहुत ज्यादा आर्द्र होता है जिसके कारण बहुत ऊंचाई का भी पहाड़ का जरूरत नहीं है, इससे कम भी ऊंचा नहीं है। तो वहां पर गारो खासी जैंतिया में जो उस इलाका में बसा हुआ है मोहसिन राम और चेरापूंजी, एक्सेस वर्षा होता है। विश्व का सबसे अधिक वर्षा यहीं पर होता है, 1143 सेंटीमीटर, है ना? ये भी लगभग आपका 1050 सेंटीमीटर, जबकि 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है थार मरुस्थल के क्षेत्रों में, बीकानेर में। यहाँ पर वार्षिक वर्षा देखिए, है ना, 100 गुना अधिक है राजस्थान की अपेक्षा। उसके बाद क्या होता है, यहाँ तो टकराया आपका मानसून, उसके बाद विशाल हिमालय है, इसके बाद आगे नहीं बढ़ पाता, इसलिए पीछे मरुस्थल है, तिब्बत क्षेत्र, ठंडा मरुस्थल, है ना? उसके बाद मानसून का जो है हिमालय के साथ साथ आगे बढ़ता है, ठीक है। और इधर जितने भी
हिमालय के आसपास के क्षेत्र हैं, वर्षा तो करता ही है लेकिन काफी नीचे तक आपका वर्षा होता है। ऐसा मत सोचिएगा कि हिमालय के पास से वर्षा होता है। हिमालय से साउथ में काफी दूर तक वर्षा होता है, इसलिए झारखंड तक भी वर्षा अच्छी तरह से हो जाता है। ये शाखा जो आप देख रहे थे, यहाँ से आपका एक तो झारखंड में यहाँ पर चला गया नर्मदा तापी घाटी होते हुए, दूसरा अरावली के समानांतर होते हुए ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इत्यादि इलाके में अरबियन शाखा, अरबियन ब्रांच और जो बीओबी ब्रांच है, ये दोनों मिल जाते हैं, लेकिन दोनों बहुत ही शुष्क हो चुके रहते हैं, आर्द्रता लगभग खो चुके रहते हैं, इसलिए इधर बारिश कम होता है। इसलिए जो क्षेत्र में आपका बारिश अधिक होता है, सब धान होता है, इस इलाका में गेहूं होता है ना। इधर धान चावल जो है बहुत ज्यादा नहीं होता है, कुछ क्षेत्रों में सिंचाई के सुविधा के बाद कुछ चावल होने लगे हैं, लेकिन मानसूनी रूप से देखिए तो यह क्षेत्र चावल का नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये शाखा भी अपनी आर्द्रता खो देते हैं और ये शाखा भी। क्लियर? तो ये आपका हो गया। और ध्यान रखिएगा, जो इधर आपका वर्षा होता है बे ऑफ बंगाल का ब्रांच से, तो इस जगह जो नॉर्थ की ओर है ज्यादा होगा, इधर कम होता जाएगा। यहाँ पर साउथ की ओर ज्यादा होगा, इधर जैसे जैसे बढ़िएगा कम होगा, और हिमालय पर्वत से जितना दूर जाइएगा वर्षा घटता जाएगा। कुछ विशेष चीजों को अंत में समझ लीजिए, जो मानसून के लिए समझना जो है बहुत जरूरी है, ठीक है। 7वें जेपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बस दिमाग में इसको बैठा लीजिए। विंटर सीजन में एक वेस्टर्नली डिस्टरबेंस, देखिए ये आपका भारत है, अफ्रीका से शुरू करते हैं, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस जगह जो है कैस्पियन सी है, समझ गए ना। वेस्टर्नली पश्चिमी विक्षोभ को समझा रहे हैं, ये आपका हिमालय है, यहां से आपका कुछ अवदाब उठता है शीत ऋतु में, ठीक है, और उसका प्रवाह जो होता है पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, शीत ऋतु में उठता है, बीच में इसको कोई अवरोध नहीं मिलता है। अवरोध कहाँ मिलता है? हिमालय। जैसे मानसून को ग्रीष्म ऋतु में हिमालय अवरोध मिलता है। अब ईश्वर का ही कृपा मानिए कि भारत को जलवायु की दृष्टि से भगवान ने इतना मजबूत बना दिया है कि जिन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है, चाहे वो तमिलनाडु हो या जो मैंने बताया पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान का सेक्शन, कश्मीर का सेक्शन, उत्तराखंड, ठीक है, जहां पर थोड़ा सा कम वर्षा प्राप्त होता है, वहां पर शीत ऋतु में वेस्टर्नली डिस्टरबेंस से प्राप्त होता है, उसको फुलफिल कर देता है ना। क्योंकि अगर बीच में कोई भी ऊंचा पर्वत रहता है तो इसको रोक लेता है, लेकिन कोई पर्वत नहीं, सीधे आकर के टकराता है कश्मीर और उत्तराखंड में हिमालय से। तो इसका जब आप नेचर पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका 10 सेंटीमीटर के आसपास जो है वर्षा शीत ऋतु में ओनली, पूरा साल भर का बात नहीं कर रहे हैं, है ना, उतना वर्षा हो जाता है। और इतना ही नहीं है, राजस्थान तक वर्षा होता है, इधर यूपी, बिहार, झारखंड में भी आपने देखा हो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वेस्टर्नली डिस्टरबेंस के, हालांकि इधर जो होता है 3 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर तक सीमित हो जाता है। अगर वर्षा का जो आपका मात्रा है तो इधर आपका ज्यादा होगा और इधर कम होगा, इससे पूरी तरह से कंसेप्चुअल है, समझने का चीज है। उधर 10 है तो इधर 2.5-3 सेंटीमीटर तक सिमट करके रह जाता है। तो वेस्टर्नली डिस्टरबेंस समझ गए, ओके। और शीत ऋतु में ये अपना अस्तित्व को कैसे बचा पाता है उठने के बाद? तो सिंपल है, ऊपर जो है प्रबल वेग से शीत ऋतु में
जेट स्ट्रीम की हवाएं चला करती हैं, ठीक है। तो ऊपर जा नहीं सकता है, नीचे हाई प्रेशर होता है, नीचे नहीं जा सकता है, इसीलिए इसका अस्तित्व जो है WD का बचा रहता है और वो सीधे हिमालय से टकरा करके उन राज्यों को वर्षा प्रदान करता है जहां पर ग्रीष्मकालीन मानसून पहुंचते पहुंचते दोनों ब्रांच कमजोर हो जाते हैं, है ना। और इसी काल में जो आपका उत्तर पूर्वी का मैंने बता ही दिया, इस सेक्शन में वर्षा हो जाता है जो आपका ग्रीष्म ऋतु में छूट चुका रहता है। क्लियर हो गया। दूसरा जो यहाँ पर एक समझने का है, ब्रेक आउट ऑफ मानसून। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर कई लोग आश्चर्य करते हैं कि वर्षा कई दिनों से नहीं भी हो रहा है, फिर भी नदियां जो हैं बाढ़ से एकदम युक्त हैं वर्षा काल में ही, ठीक है। बाकी चीज मैं समझा ही चुका हूं। तो होता क्या है, जो ITCZ का कंसेप्ट मैंने दिया था, वो जो अवदाब का क्षेत्र है ना, वो जोन जो है जब हिमालय के करीब चला जाता है, ये मैदानी क्षेत्र को छोड़ चुका है, अपने डिप्रेशंस के साथ, साइक्लोन के साथ वो कहाँ पहुंच गया, हिमालय तक लगभग। हिमालय पार नहीं करेगा, हिमालय के तट में पर्वतपदीय क्षेत्र में, पिडवांट इलाका में जब वहां पहुंच जाता है तब क्या होता है, इस इलाका में तो है ही नहीं तो वर्षा तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर वर्षा नहीं रुकता है, यहाँ मूसलाधार बारिश होता है। और नॉर्थ इंडिया की अधिकांश नदियां कहाँ से निकलती हैं, हिमालय से। वहां तो वर्षा भरपूर हो रहा है इसलिए बाढ़ देखा जाता है, लेकिन इधर वर्षा नहीं हो रहा है इसलिए इसे आउटब्रेक्स कहते हैं। पिछले 100 वर्षों में लगभग 85 आउटब्रेक्स देखे गए हैं। मानसून के मानसून काल में आपने शुष्कता को भी समझ लिया। इसके अलावा जो आपका है मानसून का महत्व हुआ, मानसून की विशेषताएं हुई, और सब पॉइंट्स लिखा हुआ है, सिंपल है और अंदर से ही पॉइंट्स लेना है, ठीक है। प्रश्न बन सकता है कृषि के साथ कैसे जुआ है, तो मानसून प्लस कृषि को जोड़ते हुए आपको जो है आंसर देना है। मैप देखिए, छोटे छोटे सेक्शनल मैप भी आप बना सकते हैं, हर जगह ही एक बड़ा बड़ा मैप ही एक बना दिए छोड़ दिए, उसका मजबूरी मत रखिए। जिस फ्लो में लिखते जाते हैं, है ना, उसी फ्लो में छोटे छोटे मानचित्र भी बना करके आप समझाते हैं, बॉक्स बना दीजिएगा तो भी चलेगा। एक बड़ा मैप बना दीजिए जिसमें अरेबियन सी और बीओबी वाले शाखा को दिखा सकते हैं, ठीक है। और बाकी जगह में जहां जरूरत पड़ रहा है छोटा छोटा टुकड़ा जैसे मैंने समझाया है उसको बनाइए। मानसून का ही आपका समझने का चीज था, जो जहां समझने में दिक्कत आता है, ठीक है। बाकी जो नोट्स में है आशा है आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो मानसून को अच्छी तरह से एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और नोट्स को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, और कोई भी कंफ्यूजन हो, ठीक है, तो आप ग्रुप में मैसेज कीजिए, यहाँ पर भी कमेंट में कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, मैं दूर करने का कंफ्यूजन प्रयास करूंगा। और जो जेपीएससी के कैंडिडेट हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं 11 मार्च के लिए, अच्छी तरह से दीजिए। इंटरव्यू की यहाँ पर व्यवस्था है, और अक्टूबर से आईएएस प्रीलिम्स के टारगेट बैच को मैं शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। और उसका जो टारगेट होगा 70 प्लस प्रश्न, ठीक है, प्रीलिम्स में हमारी ओर से टारगेट होगा। आपका 70 आता है या नहीं वो आपकी मेहनत पर निर्भर करेगा, लेकिन जो मैं मटेरियल दूंगा, जिस तरीका से प्लानिंग करूंगा, उसमें पूरे चांसेस हैं कि 70 प्लस आप इजिली अचीव कर सकते हैं, उसी का प्रयास हमारा रहेगा, ठीक है। फिलहाल जेपीएससी का मटेरियल्स जो बचे खुचे हैं मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ, उसके बाद ही आईएएस शुरू होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।